हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक 7.9 दैट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे आई से इंडिकेट किया जाता है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि हमने जो है पहले पढ़ रखा है लीनियर मोशन के लिए मास पढ़ रखा है। तो ऐसे ही ये जो है किसका एनालॉगस होगा, किसके समान होगा, ये हमें चेक करना है। चलो, फॉर दिस हम कंसीडर करते हैं रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। किसी बॉडी का हम रोटेशन देखते हैं अबाउट ए फिक्स एक्सिस। फिक्स एक्सिस के आसपास किसी बॉडी का हम रोटेशन देखते हैं। और तो हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि हमने पढ़ रखी है लीनियर इक्वेशन के लिए, वो है आपका वी आई इज इक्वल टू ओमेगा आर आई। ये हमने पढ़ रखा है। तो लीनियर वेलोसिटी ये यहाँ पर ये है वी आई से इंडिकेट करते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये आपकी रेडियस है। ठीक है, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी कितना होता है कि आई का मतलब है आइथ पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी। तो ये आएगा हाफ एम वी स्क्वायर एम वी आई स्क्वायर, यानी कि आइथ पार्टिकल का मास और आइथ पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ एम आई ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर। कहाँ से आया ये? वी आई की जगह हमने ये रख दिए वैल्यू, ये। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा ये आइथ पार्टिकल का है ये, और ओमेगा हमेशा एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, तो इसलिए ये ओमेगा ही रहेगा। ठीक, और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी? के इज इक्वल टू समेसन ऑफ के आई। कहाँ से कहाँ तक? आई इज इक्वल टू 1 से लेकर जितने भी पार्टिकल है, मान लो n है, ये कितना हो जाएगा? हाफ वैल्यू रख दीजिए यहाँ से सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसको कैसे लिखा जा सकता है? इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। ये हमेशा बराबर रहेगी। फ़र्क किस पे पड़ेगा? सिर्फ इस पर पड़ेगा, एम आई और आर आई। इनकी वैल्यू रखते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ देंगे, अब हमें वो मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, आई दैट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्जिया। ये कैसे डिफाइन होता है? आई इज इक्वल टू समेसन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसीलिए दैट्स वाई के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन की क्या है? यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन की। ये तो होगी रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी। और ट्रांसलेशनल यानी कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं वो कितनी होती है? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए तो ये इक्विवेलेंट तो इसके हो गया, और मास किसके इक्विवेलेंट हो गया? आई के। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रोटेशनल मास है, रोटेशनल मास क्या हुआ? वो है हमारे पास आई। ठीक है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो लीनियर मोशन में ये मास था, रोटेशनल मोशन में मास ये है, जिसकी वैल्यू ये है एम आर आई स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है। मास ये बॉडी का फुल मास है अगर समेशन करेंगे तो। ठीक है, अब हम आई को देखते हैं 2 केसेस में, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ आई
I for टू केसेस। ठीक है, इसमें हम पहले केस में क्या लेते हैं, एक रिंग लेते हैं, एक रिंग अंगूठी टाइप, तो जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये r है, और जिसका मास, रिंग का मास है m, और ये इट इज़ रोटेटिंग अराउंड इट्स सेंटर, ये सेंटर C है, इसके अराउंड ये घूम रहा है, किस वेलोसिटी से, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इस केस में क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², और इसे कैसे लिखा जा सकता है, हाफ mr² रेडियस मल्टीप्लाई बाई ओमेगा²। और ये हमारे पास क्या है, ये और ये क्या है, ये हमारे पास है I के बराबर, तो इसे लिख देंगे हाफ I ओमेगा²। तो एक ये रिंग के लिए है। ठीक है, ऐसे ही केस 2 देखते हैं। केस 2। अच्छा, तो इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके दोस्त भी बेनिफिट होते रहें। ठीक है, दूसरा हम केस लेते हैं, एक हल्की रॉड है, केस नंबर 2, एक हल्की रॉड है या जिसका वज़न जो मास नेग्लिजिबल है, m मास जो वो नेग्लिजिबल है, और इसे हम सेंटर C पे यदि अगर लटकाएं, जिसकी लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, तो आधी लेंथ होगी L/2, ठीक, और ये मास हो गया m/2, क्योंकि सेंटर में, तो यहाँ से यहाँ तक वज़न मास हो गया इसका m/2, और यहाँ से यहाँ तक मास हो गया m/2, और लेंथ भी L/2। तो इसका अगर हम ये निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ I किसके बराबर होता है, mr², और यहाँ पर कितना है, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा, ये हो जाएगा m/2 L/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक है ये वाला r, और यहाँ से यहाँ तक है ये वाला r, इस सेंटर पर ये लटका हुआ है जो कि ऐसे घूम रहा है, राउंड रोटेट कर रहा है, प्लस इस हिस्से के लिए भी सेम आएगा m/2 L/2 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, विल बी इक्वल टू mL²/4। इसका मतलब क्या हुआ कि ये r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर r की वैल्यू, यानी ये वाली r, या ऐसे छोटा r लिख दीजिए, ये आ जाएगा आपका L/2 आ जाएगा। ये वैसे भी यहाँ से भी दिखाई दे रहा है और वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स वाई फॉर द पेयर ऑफ मासेस, पेयर एक ये और ये दोनों पेयर हो गए, ऑफ मासेस रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू रॉड, सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू रॉड, देन फॉर दिस कंडीशन I विल बी इक्वल टू दिस मच। ठीक है, अब ये तो हमने एक एनालॉगस देख लिया कि रोटेशनल मोशन में I जो है किसके इक्विवेलेंट होता है, लीनियर मोशन में मास के बराबर। ऐसे ही जितने भी आपको एनालॉगस देखने हैं तो आपकी बुक में दे रखे हैं, उन एनालॉगस को ज़रूर पढ़िए, अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक, चलो इसमें नोट करने वाली क्या क्या बातें हैं, नोट नंबर 1 इसमें है, एज मास रजिस्ट्स चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। जो लीनियर मोशन में जो मास होता है बॉडी का, वो रोकने की कोशिश करता है, वो रजिस्ट करता है बॉडी की स्टेट को। सो दैट्स वाई मास इज़ ए मेजर ऑफ बॉडीज़ इनर्शिया। मास, जो मास है बॉडी का, वो रजिस्ट करता है
रजिस्ट करता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो दैट्स वाई, इसीलिए ये मास जो है क्या है, इज ए मेजर ऑफ बॉडीज इनर्शिया, बॉडीज इनर्शिया, बॉडीज इनर्शिया इन ए लीनियर मोशन। किसमें? इन ए लीनियर मोशन। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम रोटेशनल मोशन को देखेंगे तो लीनियर मोशन का हो गया। रोटेशनल मोशन में एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन रजिस्ट्स, ये किसको रजिस्ट करता है? रजिस्ट चेंज इन बॉडीज रोटेशन, चेंज इन बॉडीज रोटेशन, ये रोटेशन को रजिस्ट करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ ए मीजर ऑफ, दैट्स वाई आई इज मीजर ऑफ रोटेशनल एनर्जिया ऑफ बॉडीज, रोटेशनल एनर्जिया। ठीक है, यहाँ पर था एनर्शिया इन लीनियर मोशन, यहाँ पे रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक, नंबर ये हो गया 2। नंबर 3, आई इज नॉट ए फिक्स्ड क्वांटिटी, आई इज नॉट, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, जबकि मास जो है वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। अच्छा, और इसके साथ क्या है? आई डिपेंड्स ऑन, आई किस किस पर डिपेंड करता है? मास पर निर्भर करता है। और किस पर डिपेंड करता है? शेप ऑफ द बॉडी पर करता है। और किस पर निर्भर करता है? साइज पर निर्भर करता है। तो ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दैट इज मास के ऊपर निर्भर हो गया। और एंड ओरिएंटेशन एंड पोजीशन, यानी कि शेप एंड साइज पर निर्भर करता है। ठीक, अच्छा, अब एक नई चीज़ आती है यहाँ पर, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये एक नई टर्म है। इसको समझने के लिए पहले हम ऊपर जो अभी हमने देखा था वो एक केस लेते हैं, जो कि हमने अभी निकाला है। ये आपका था I इज इक्वल टू mr² था ना। अब उसे जनरलाइज कर रहे हैं हम। अगर इसकी जगह हम k लिख दें थोड़ी देर के लिए, तो ये अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग k की वैल्यू आएगी। जैसे कि अभी हमने निकाला था कि k की वैल्यू हल्की रॉड के लिए कितना था? L/2। ठीक, ऐसे ही ये था एक हल्की डिस्क के लिए, एक हल्की डिस्क के लिए। और ऐसे ही एक रॉड जिसका मास मतलब विच इज़ हैविंग सम मास, वो निकालेगा k की वैल्यू इज इक्वल टू L/√12। ये चीज़ आप अपनी बुक में टेबल में देख सकते हैं। दिस यू हैव टू चेक इन योर बुक एनालॉगस वैल्यूज़ के k की वैल्यू क्या क्या आ रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि ये जो k है इसकी रेडियस, ये इसी को हम मोर और लेस इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे होगी? डेफिनीशन, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ mass point whose mass is equal to the mass of whole body and whose equal to the body and whose moment of inertia I
I is equal to the moment of inertia I of the body about the एक्सिस। ये इसकी डेफिनीशन है। कहाँ से लाए हैं हम? यहाँ से लाए हैं। ये कहाँ से लाए हैं? जो हमने पहले केस देख लिया और अपनी टेबल में देख लेना। तो ये मोर और लेस जो के है वही जो है रेडियस ऑफ जायरेशन है। अब इसका फ़ायदा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का, वो देखते हैं। वो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखे होंगे। आजकल स्टीम इंजन तो बंद हो गए हैं ट्रेन के, और आपने मशीनों में देखा होगा। मशीन में आपने शायद जब सर्विसिंग के लिए जाते हैं मोटरसाइकिल वगैरह में एक फ्लाई व्हील होता है, वो शायद आपने ऑब्ज़र्व किया है या नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एक फ्लाई व्हील होता है जो कि जर्क्स को रोकता है। तो वही उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये आई में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ कहाँ यूज होता है? यूज्ड टू मीज़र रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी सच एज क्या है? स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन आजकल ये बंद हो गए हैं ट्रेन में। और दूसरा क्या है? ऑटोमोबाइल इंजन। ये आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा, लेकिन आप कभी देखना, एक हिस्से में मोटा पूरा बॉडी जो सॉलिड रहती है और एक खाली रहती है, तो उसका काफ़ी यूज़ है। कैसे है? ये जो है ये चीज़, ये स्टीम इंजन या ऑटोमोबाइल इंजन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं रोटेशनल मोशन। ये प्रोड्यूस करते हैं रोटेशनल मोशन। अब ये जब रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है किसकी वजह से करते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक डिस्क होती है विद ए लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो डिस्क जो होती है, इनके अंदर एक डिस्क होती है, वो डिस्क विद लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डिस्क में के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, जिसे हम बोलते हैं फ्लाई व्हील। ये आपने देखा होगा अवश्य, फ्लाई व्हील। तो मैं इसे एक बार और बोल देता हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ यूज्ड टू मेजर रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी सच एज स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन एक्सेट्रा। ये दोनों, ये इस टाइप के इंजन क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन दैट हैव ए डिस्क। इनके अंदर डिस्क होता है, और एंड दे हैव दिस डिस्क हैव ए लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम बोलते हैं फ्लाई व्हील। तो बिकॉज ऑफ इट्स यानी कि बिकॉज ऑफ फ्लाई व्हील, डिस्क की फ्लाई व्हील की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज इनर्शिया, फ्लाई व्हील रेजिस्ट्स सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल। ये आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल वगैरह है वो हल्की होती है वज़न में, और वो एक साथ पिकअप पकड़ लेती है, जबकि बस वगैरह नहीं पकड़ पाती है। तो ये इसका वैसे इससे कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, और जिसका मास कम है वो जल्दी स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन यहाँ पर ये फ्लाई व्हील का मतलब है कि डिस्क के अंदर जो एक फ्लाई व्हील होता है उसका लार्ज इनर्शिया होता है। लार्ज इनर्शिया की वजह से हमें बस वगैरह आदि में बैठते हैं तो पैसेंजर को ना जर्क नहीं लगता, झटका नहीं लगता। कब नहीं लगता है? या तो वो बस एक साथ चलना शुरू करे या एक साथ जब रुकना शुरू करे, यानी कि वो ये झटके को रोकते हैं। ठीक। सो बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज डिस्क्स, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्लाई व्हील रेजिस्ट्स सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल, दैट इज इट प्रिवेंट्स जर्क्स and allows gradual change in
speed. That's why it gives a smooth ride of passengers on vehicle. Thank you and have a nice time.